तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी आरपीएफ की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और हमारा चैप्टर चल रहा है एनालॉजी टेस्ट। इससे पहले हमारी जो वीडियो हुई थी उसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण वर्ड बताए थे जो कि जीएस से रिलेटेड थे, और बताया था कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जीएस से संबंधित और तुम्हारा नंबर से संबंधित और अल्फाबेट से संबंधित। तो अब हम देखते हैं इससे आगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो देखिए, यह है आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है भूगर्भ शास्त्र चट्टानों से संबंधित है, उसी प्रकार कोशिकाओं का संबंध किससे है? जो भूगर्भ शास्त्र होता है, मतलब वो भूमि से संबंधित होता है। भू का मतलब होता है भूमि, और इसमें दिया हुआ है आपका ये चट्टानों से संबंधित है, यानी कि इससे इसका संबंध है। तो कह रहा है आगे कोशिकाओं का संबंध किससे है? कोशिकाओं का संबंध किससे है? तो भूगर्भ शास्त्र का मतलब किससे संबंध है? चट्टानों से। और पूछा किसका है? कोशिकाओं का संबंध, यानी कि इससे भूगर्भ शास्त्र के अंदर क्या आता है? चट्टाने। ठीक है। और कोशिकाओं के अंदर क्या आता है? कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं से है। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, तो कोशिकाओं का संबंध किससे होगा? कोशिकाओं से। ठीक है। कोशिका का संबंध कोशिकाओं से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है? इसमें है निम्नलिखित पर्सन में से वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि आपको दिया हुआ है 6, यानी कि 6 का संबंध किससे है? फेफड़ों से। तो पूछा है मोतियाबिंद का संबंध किससे होगा, यानी कि 6। ये कोई एक रोग है जो कि आपका फेफड़ों से संबंधित होता है। 6 एक रोग है जो कि आपके फेफड़ों से संबंधित होता है। इसमें दिया हुआ है जैसे कि आपका फेफड़ों का कोई रोग है 6, और आगे पूछा है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किससे संबंधित है? मोतियाबिंद भी एक रोग ही है जो कि आपका आंखों से संबंधित होता है, जब आपकी आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आंख, यानी कि 6 जो रोग है वो फेफड़ों से संबंधित है, मोतियाबिंद जो रोग है वो आपकी आंखों से संबंधित है, जो कि आपकी शुद्धता को बताती है कि आपकी आंख बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। ये आपका नंबर से रिलेटेड है। तो इससे पहले जो थे वे जीएस से रिलेटेड थे, इसमें भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, केवल लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जैसे देख दिया हुआ है 9 का संबंध 72 से है, आगे कह रहा है 5 का संबंध किससे होगा, यानी कि जो संबंध 9 का 72 से है वही संबंध 5 का इधर होना चाहिए। अब हम देखते हैं 9 से 72 को कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं 9 से 72, क्या हम यदि हम 9 का स्क्वायर कर दें, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 81। अब 81 में से यदि हम 9 को माइनस कर दें, यानी 11 में से 9 गए बचे 2, और यहाँ पर कितना आ गया 72, तो कितना बन गया हमारा 72। तो हम देखते हैं इसमें भी क्या यही लॉजिक लग रहा है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और कितना घटाया था हमने यहाँ पर 9। 9 इसलिए घटाया था क्योंकि यहाँ पर कौन सी संख्या थी 9, और यहाँ पर कितनी है 5। यदि हम इसमें से 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा 20। 20 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो, क्योंकि इसमें लॉजिक लग रहा था कि 9 का स्क्वायर करो, यानी कि फर्स्ट संख्या का स्क्वायर करो और उसमें से वही संख्या घटा दो, तो 72 प्राप्त हुआ। आगे 5 का स्क्वायर करो -5 करो तो कितना मिला हमें 20, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है? ढाका जो है बांग्लादेश से संबंधित है, आगे दिया हुआ है बेंगलुरु किससे संबंधित है, यानी ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश की एक कैपिटल है, यानी कि इसकी एक राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की क्या है? राजधानी। तो पूछ रहा है बेंगलुरु का संबंध
किससे होगा? बेंगलुरु, यानी कि जब ये इसकी राजधानी है तो इधर भी ये इसी की राजधानी होगी, यानी कि बेंगलुरु किसकी राजधानी है आपको पता होगा। ये किसकी राजधानी है आपकी? कर्नाटका, यानी कि कर्नाटक। ये कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तमिलनाडु की नहीं है, केरल की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, तो कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हमें दिया हुआ था। ढाका बांग्लादेश से संबंधित है, यानी बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और पूछा है बेंगलुरु की का संबंध किससे है, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पेड़ जो है आम से संबंधित है, और कह रहा है उसी प्रकार बैल का संबंध बेल। बेल यानी कि जो आपकी बेल होती है, जैसे तोरी की बेल, घी की बेल, वो वाली बेल। ठीक है, पेड़ का संबंध आम से है, यानी कि आम काय पर लगते हैं? पेड़ पर। तो आगे दिया हुआ है बेल का संबंध किससे है। अब हम देखते हैं आम काय पर लगते हैं आपके? पेड़ पर। तो बेल पर क्या लगता है आप ही बताइए? बेल पर केले लगते हैं? नहीं लगते। अमरूद? नहीं। संतरा? नहीं। और तुम्हारा आपका अंगूर? हाँ, अंगूर लगते हैं बेल पर। पेड़ का संबंध आम से है, क्योंकि आम जो है वो पेड़ पर लगते हैं, तो बेल पर क्या लगते हैं? अंगूर। तो अंगूर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। मतलब ये पूरा एक ही है, कोमा निशान लगा लो इसमें। इसमें दिया हुआ है 50, 38, 12। ऐसा रिलेशन बताइए जो इन तीनों में से, इन चारों में से किस में ऐसा रिलेशन है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि इसमें ज्यादातर में ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो बनती है। अब देखिए यदि हम इसको बनाना चाहें इन दोनों संख्या से, यदि हम 38 में 12 प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 50। हमें 50 तो मिलेगा। हम देखते हैं ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है या नहीं। यदि हम 32 में 20 प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 52। यहाँ कितना है? 42। ये नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, यदि हम इसमें इसको प्लस करते हैं तो कितना बनेगा? 1, 5 और 1 6 और 1 7, 71। ये भी नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, 5 और 3 8 और 3 और 1 4, यानी कि 48। 48 है, हाँ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें केवल इतना था, जो बड़ी संख्या थी और जो लास्ट की मतलब दो संख्या थी, इन दोनों को जोड़कर एक तीसरी संख्या बननी थी, जो कि आपकी सबसे बड़ा नंबर था इस क्वेश्चन का। और जब हम ऑप्शन को चेक कर रहे थे तो ये भी बिल्कुल ऐसी था कि लास्ट की दो संख्या जोड़ी और हमें फर्स्ट संख्या मिल गई, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में भी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? 3 का संबंध 25 से है, तो पूछा है 1 का संबंध किससे होगा। अब देखिए हम 3 से 25 को कैसे बना सकते हैं। 3 से 25 को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो इसमें कुछ जोड़ दें या प्लस कर दें, या इसका स्क्वायर, क्यूब, कैसे भी करके आपको ये 25 बनाना होगा, चाहे वो कोई सा भी लॉजिक लगाना पड़े। अब हम देखते हैं, यदि हम 3 से 25 को बनाते हैं। अब 3 से 25 को बनाने के लिए क्या करेंगे? यदि हम 3 में +2 कर दें, 3 और 2 कितना हो गए? 5। और 5 का क्या कर दें? स्क्वायर। कितना हो गया? 25। आगे देखते हैं, यदि 1 में हम +2 कर दें तो कितना हो गया? 3। और 3 का क्या कर दें? स्क्वायर। तो कितना आ गया? 9। 9 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो कि आप लॉजिक, यदि आप जो भी आपके सामने आता जाए उस लॉजिक पर आप ध्यान दें कि जब भी आपके एग्जाम में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको बिल्कुल भी गलत ना करें। जैसे कि इसमें लॉजिक था कि 3 में +2 करा और 5 का स्क्वायर कर दिया, तो ये मिल गया 25। और आगे भी 1 में +2 करा और 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना मिला? 9। 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
और मैं बता दूं इसमें जो ये चैप्टर चल रहा है ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें शायद इस चैप्टर से क्वेश्चन न आए। सभी में एक या दो क्वेश्चन तो हर बार ही मिलते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो या तुम्हारा आरपीएफ या कोई एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। यदि आप प्रीवियस ईयर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है मधुमक्खियों का संबंध है हमसे, तो सांप का संबंध किससे है। आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, उनके छत्ते में से की आवाज आती है, जैसे वो झंझनाट की सी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। तो मधुमक्खियों का संबंध किससे है, हमसे, यानी कि ये जो मधुमक्खियां होती है वो हम की आवाज करती हैं। और सांप क्या करता है, सांप तुम्हारा फुतकारना यानी कि जो फुंकार मारता है, उल्लू की बोली यानी कि उल्लू की तरह बोलता है या बातचीत करता है, या तुम्हारा गर्जन करता है यानी कि तुम्हारा घुर्राता है ऐसे करके। तो उल्लू की तरह नहीं बोलता, बातचीत नहीं करता, गर्जा मतलब गर्जना भी नहीं करता, और तुम्हारा क्या है, फुतकारना यानी कि फुंकार मारता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सांप क्या करता है, फुंकार मारता है, और मधुमक्खियां क्या करती है, हम। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो जरूरी नहीं कि ऐसी बने कि सांप का संबंध किससे है, वो ऐसा भी कर सकता है कि सांप का संबंध फुफकारने से दे दे और पूछे कि मधुमक्खियों का संबंध किससे है, यानी कि ये उल्टा भी हो सकता है। कभी आप सोचे कि जैसे यहाँ सांप का पूछा, डायरेक्ट सांप का पूछ लेगा, वो इसका देकर इसका भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे से बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपके अल्फाबेट। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जीएस संबंधित, एक संख्या संबंधित, और एक आपका अल्फाबेट से संबंधित। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इस जैसा, ये हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी किया होता है, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग का जैसा ही क्वेश्चन है। अब इसे करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या काम था आपका, इसकी प्लेस वैल्यू को लिखना, यानी कि हमसे इसका कोड ये दिया हुआ है, कोड ही मान लो इसे, क्योंकि इसका संबंध इससे है। अब देखिए यदि हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कितना प्लस हो रहा है, प्लस 8, और इसमें कितना प्लस हो रहा है, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो 6 ये और 2 ये, प्लस कितना हो रहा है आपका 8, और इसमें कितना प्लस हो रहा है 5 और प्लस 3 8, यानी कि सभी में कितना कितना प्लस हो रहा है, प्लस 8। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, प्लस 8, इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे 8, 12 और 1। ठीक है, यदि हम 8 में प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, पी। पी कौन से ऑप्शन में, 2 में। आगे देखते हैं 12 और 8 कितना करेंगे, 8 कितना हो गया 20, 20 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, टी। पी और टी देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऐसे ये तो गलत और ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने जब कोडिंग डिकोडिंग कराया था तो इसके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कराए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है मछलियां, मछलियों का संबंध जो है मछली घर से है, और पक्षी का संबंध किससे है, यानी कि मछलियां और मछली घर से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, मछलियां जो है वो कहाँ रहती है, मछली घर में, और पक्षी कहाँ रहते हैं, आपके पक्षी कहाँ रहते हैं, पक्षीशाल में, यानी कि पक्षीशाला हो गए। गिलहरी माद यानी कि जहाँ गिलहरी रहती है। मधु पक्षिकालय या गौशाल, गौशाल में कौन रहती है, गाय। मधु पक्षीशालय में कौन रहते हैं, मधुमक्खियां, ये भी गलत। तो तुम्हारा गिलहरी माद में कौन रहता है, गिलहरी। और पक्षी कहाँ रहते हैं, पक्षी शाला में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें क्या दिया हुआ था, पक्षी, मछली कहाँ रहती है, मछली घर में, यानी कि जो उनके घर का नाम होगा उसको कहते हैं मछली घर। तो आगे दिया हुआ पक्षी का संबंध किससे, पक्षी कहाँ रहते हैं, पक्षीशाला, यानी कि जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं उसको कहते हैं पक्षीशाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित
संख्या का चयन करें। यानी कि 16 का संबंध दिया हुआ है 40 से और आगे दिया हुआ है 20 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसको इससे कैसे बना सकते हैं। यदि हम 16 16 गुना 5, 16 पंजे कितने हो गए आपके 80। इसमें एक ऑप्शन और है 5 50, जो कि इसमें मिसप्रिंट है। 16 गुना कितना हो गया 5, 16 पंजे 80 और डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें कितना आ गया 40। अब हम यदि 20 के साथ ऐसी करते हैं 20 पंजे 100 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना आ गया 50, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है, जो कि इसमें प्रिंट नहीं किया गया था, वो मिस हो गया था। तो इसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, पाइथागोरस का संबंध ज्यामिति से है, तो पूछ रहा है केपलर का संबंध किससे है। अब आपको ये जो वर्ड मिला होगा, ये मिला होगा आपका बिल्कुल नया वर्ड। अब इसमें जो एनालॉजी से संबंधित पर्सन बनते हैं, वो मतलब जो वर्ड मिलते हैं वो कभी कभी ऐसे मिलते हैं जो आपको पहली बार दिखाई देते हैं या पहली बार सुनाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ पाइथागोरस का संबंध ज्यामिति से है। अब आपको देखने में ही लगेगा कि ज्यामिति जो है, ज्यामिति के अंदर क्या आती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, जो मतलब था वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि ज्यामिति के अंदर आती है। अब देखिए केपलर, यानी कि केपलर का एक सिद्धांत है, तो वो पूछ रहा है कि केपलर का संबंध किससे है, खगोल से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, प्रकाशिकी से है या भूगोल से है। अब केपलर का संबंध किससे है, ना तो इलेक्ट्रॉनिक से है, ना प्रकाशिकी से है, ना भूगोल से है, तो किससे संबंधित है, खगोल से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि पाइथागोरस कहां पर आती है, ज्यामिति के अंदर, जो कि आपकी 10th क्लास की बुक में भी है। और केपलर का संबंध किससे है, खगोल से। यानी कि क्वेश्चन में जब मिलेगा, या तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि केपलर का संबंध तो दिया हुआ है खगोल से, और पूछा है ज्यामिति का संबंध किससे होगा, यानी कि पाइथागोरस से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक जोड़ी में संख्याओं के बीच के संबंध के आधार पर दी गई संख्याओं की जोड़ी की तरह संबंधित जोड़ी का चयन करें। यानी कि जो आपको ये संबंध दिया हुआ है 6 का संबंध 108 से, उसी प्रकार पूछा है कि अगला मतलब जो इसमें संबंध है वो इन जोड़ियों में से कौन सा संबंध है। अब देखिए, यदि हम 6 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर करते हैं, यानी कितना आ गया 6 छिंग 36। यदि हम 36 का इसका आधा करके, यानी कि 3, यदि इसका 3 गुना कर दें, 6 18, 3 9 और 1 10, तो कितना आ गया 108। यानी कि इसमें क्या था, 6 का स्क्वायर करा और जो संख्या दी हुई थी उसका आधा करके उसका 3 गुना कर दिया। यानी कि हम देखते हैं, यदि हम 10 का स्क्वायर करते हैं 100 और इसका आधा करते हैं 5, तो 100 500 आ जाएगा। यहाँ कितना आ रहा आपका 250, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए 4 चौक 16 और 16 गुना 2, यहाँ कितना आना चाहिए था 32, तो ये कितना आ गया गलत। आगे देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 64, और इसका आधा करेंगे यदि हम, तो कितना आ गया 4। यदि हम इसकी गुना 4 से कर दें, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 256, 256, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि हम अगला भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144 और गुना कितना 6, 6 चौक 24 का 4, 2 6 चौक 24 और 2 26, 2 6 कम 6 और 2 8, कितना आना चाहिए था 864, यहाँ कितना है गलत 434 है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें क्या लॉजिक लग रहा था, इसमें लॉजिक ये था कि 6 का स्क्वायर करा और जो ये संख्या दी हुई थी इसका आधा करा, और जो आधा करके 3 आया था उसकी उसमें गुना कर दी, जिससे हमें 108 मिला। और तो हमें ऑप्शन नंबर बी में क्या था,
8 का स्क्वायर करा, इसका आधा करा 4, 4 से गुना करी 256 मिला, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही, यानी कि अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, पर इसमें लॉजिक थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लॉजिक कह सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में यदि सवाल बनेगा या इसमें भी सवाल बन सकता है तो वो थोड़ा टिपिकल माना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है, यदि हम देखते हैं AMOZNN, इसका संबंध इससे है, यानी कि मैंने बताया था कि सबसे पहला क्या काम है आपको इसकी प्लेस वैल्यू को लिखना है। यदि हम प्लेस वैल्यू को भी ना लिखें तो देखते हैं इसमें ये कितना हो रहा है -1, MN यहाँ कितना हो रहा है +1, NO यानी कि यहाँ कितना हो रहा है -1। यदि हम इस लॉजिक को लगाते हैं क्या हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि ई में हम +1 करेंगे यानी कि -1 करेंगे तो डी, हाँ डी तो है अगले में, आई जे, जे किसी में नहीं है तो ये वाला तो लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है, यदि हम देखते हैं वोविल्स, यानी कि ये वोविल्स है इसमें और ये वोविल्स है, यदि हम वोविल्स में तो कर रहे हैं -1, वोविल्स में तो कर रहे हैं -1, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या कर रहे हैं +1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें यदि ये क्या है वोविल्स, एक ये वोविल्स एक ये वोविल्स, यदि हम इसमें तो करेंगे -1 यानी कि ई में से -1 करेंगे डी, आई में से -1 करेंगे एच, और एल में +1 करेंगे एम, डी एच एम ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें क्या था, यानी कि जो वोविल्स थे उसमें तो करा -1 और जो कॉन्सोनेंट थे उसमें क्या करा +1। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चयन करें। इसमें आपको दिया हुआ है फ्लैग का संबंध चूहे से है, बर्ड फ्लू का संबंध किससे है। अब आपको आप देखेंगे कि फ्लैग जो है एक बीमारी थी, फ्लैग बीमारी ये जो जब मतलब गांधी जी का एक आंदोलन था उसमें भी चली थी, जो शायद अहमद, शायद एक आंदोलन था गांधी जी का फ्लैग की बीमारी से संबंधित, उसमें भी इसका नाम आया था, पर हम उससे रिलेटेड ना कर कर फ्लैग का संबंध किससे है चूहों से, यानी कि फ्लैग की जो बीमारी होती है वो किससे फैलती है चूहों से। और बर्ड फ्लू किससे फैलता है, यानी कि जो बर्ड, बर्ड से ही समझ आ रहा होगा, बर्ड यानी कि जो चिड़िया विड़िया होती हैं। अब इसमें वर्ड देख लेते हैं कौन सा है, कुत्ता, कुत्ता थोड़ी बर्ड है, बिल्ली नहीं, चूहा भी नहीं, तो तुम्हारा मुर्गी, मुर्गी एक बर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्लैग की बीमारी किससे संबंधित है चूहों से, यानी कि फ्लैग की जो बीमारी होती है वो चूहों के द्वारा फैलती है और चूहों में ही फैलती है। और बर्ड फ्लू किससे होता है मुर्गी से, यानी कि मुर्गी मुर्गे जो ये होते हैं इनसे फैलती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया हुआ इथोपिया अफ्रीका से संबंधित है, उसी प्रकार ब्राजील किससे संबंधित है। अब देखिए आप इथोपिया, इथोपिया एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इथोपिया, इथोपिया अफ्रीका का एक देश है। और पूछा है ब्राजील, अब आपको ये वर्ड भी नया लगा होगा कि इथोपिया कहाँ पर पड़ेगा पूरे विश्व के मैप में। देखें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट में। अब देखिए इथोपिया यूरोप से अफ्रीका से संबंधित है, यानी कि ये इसका देश है। अब हमें तो ये पता चल गया कि इथोपिया जो है अफ्रीका का देश है। अब आपको दिया हुआ है ब्राजील, अब ब्राजील पूछा है, ब्राजील आपने देखा होगा कि जो साउथ अमेरिका का मैप होता है ऐसा करके पूंछ सी होती है, यहाँ पर जो बड़ा सा देश होता है वहां है, उसे कहते हैं ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका में आता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। इथोपिया अफ्रीका का देश है और ब्राजील जो है वो है दक्षिणी अमेरिका का देश है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प को चयन कीजिए
जिसमें शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो दी गई शब्दों की जोड़ी द्वारा साझा किया गया है। यानी कि भार का संबंध जो है किलोग्राम से है। अब आप देखेंगे कि भार को जो है हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। आगे दिया हुआ है, अब हमें पता चल गया कि भार को हम किस में, किलोग्राम में नापते हैं, मापन करते हैं इसका किलोग्राम में, भार का मापन किलोग्राम में। तो इसका संबंध इससे जैसा है ना, जैसे मापन का संबंध है, तो आगे भी इसी प्रकार का संबंध होना चाहिए। प्रतिरोध को काय में नापते हैं, ओम में, तो ओम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि प्रतिरोध को काय में नापते हैं, ओम में। जैसे ऊंचाई को लंबाई में नापते हैं, बिल्कुल गलत। दूरी को हर्ट्ज में नापते हैं, नहीं। समय को घंटे में घड़ी में नापते हैं, नहीं। समय को सेकंड में, दूरी को मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रतिरोध को हम काय में नापते हैं, ओम में। और इसमें दिया हुआ था भार को काय में नापते हैं, किलोग्राम में। यानी कि भार का संबंध जो था वो था किलोग्राम से, क्योंकि वो इसमें मापा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में से उपयुक्त का चयन करें। यानी कि रेस्टोरेंट वेटर से संबंधित है, तो किचन किससे संबंधित है। अब आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट के अंदर जो होता है, रेस्टोरेंट के अंदर जो होते हैं वे क्या होते हैं, वहां पर वेटर। यानी कि हमें दिया हुआ रेस्टोरेंट के अंदर कौन होता है, वेटर। अब हमें दिया हुआ किचन का संबंध किससे है। अब आप देखेंगे किचन का संबंध, किचन के अंदर कौन रहता है, जो खाना बनाता है। और खाना बनाने वाले को क्या कहते हैं, हम कहते हैं शेफ। जो खाना बनाते हैं, बड़े बड़े होटल्स जो होते हैं, या आपके जो आपके आसपास की दुकान होते हैं, वे होते हैं शेफ। मोम, मोम तो नहीं होगा, स्टूडेंट भी नहीं होगा, इंडक्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किचन के अंदर कौन रहता है, शेफ, और रेस्टोरेंट के अंदर कौन रहता है, वेटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चयन करें। यानी कि कमजोर, कमजोर का मतलब है जो, कमजोर मतलब जो शरीर से कमजोर हो या कैसे भी कमजोर हो। कमजोर का संबंध दिया हुआ है निस्सहाय, यानी कि जो बिल्कुल किसी की भी सहायता न कर सके। यानी कि दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं, यानी कि एक दूसरे के समानार्थी से हैं। कमजोर, कमजोर व्यक्ति ना, तो कमजोर व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर सकता। इसमें दिया हुआ निस्सहाय, यानी कि किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। यानी कि दोनों आपस में क्या है, थोड़े पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं। ठीक है, अब आगे दिया हुआ त्यागना, त्यागना ये भी इसका बिल्कुल यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी थोड़ा बहुत होना चाहिए। जैसे त्यागना यानी किसी चीज को अलग कर देना, यानी कि उसे नकार देना। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी चीज को त्यागना यानी कि अलग कर देना या नकार देना। चापलूसी करना नहीं, मेहनती नहीं, उद्यमी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो। कमजोर, निस्सहाय, यानी कि जो कमजोर होते हैं वो किसी की सहायता नहीं कर सकते, यानी कि थोड़ा सा इसका समानार्थी है। तो त्यागना यानी कि अपने से अलग कर देना, या नकार देना यानी कि अलग कर देना। बिल्कुल आगे देखिए, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि जो आपको दिया हुआ है निरक्षरता, यानी कि जो निरक्षरता का संबंध दिया हुआ है शिक्षा से, यानी कि जो अनएजुकेटेड होते हैं उनको कहते हैं निरक्षरता, या आप कह सकते हैं जो मतलब अनपढ़ कह सकते हैं हम उनको। बस केवल वर्डों का खेल है, यदि आप वर्ड का मतलब समझ गए तो आप क्वेश्चन करने में थोड़ी भी देर नहीं लगाएंगे। यानी कि निरक्षरता, यानी कि निरक्षरता का संबंध है शिक्षा से। यानी कि ये तो हो गया अनपढ़ या जो अनएजुकेटेड वर्ड, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, और इसका मतलब दिया हुआ है शिक्षा, यानी कि जो एजुकेटेड होते हैं। यानी कि ये दूसरे क्या है, विपरीत। यानी कि आगे दिया हुआ है सूखा, यानी कि सूखा बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो उसका विपरीत क्या होगा, वर्षा या पानी। हमें दिया हुआ है क्या, कुआं, वर्षा, नदी, बांध। तो क्या होगा, वर्षा। यानी कि सूखा पड़ा है, बिल्कुल सूखा। और यहाँ पर क्या है, वर्षा होगा, कुआं होगा, बांध होगा, या आपका नदी होगा। यदि कुआं तो होगा नहीं, वर्षा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बांध। बांध भी नहीं होगा तो होगा क्या इसका, बिल्कुल नदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
यानी कि एक जगह तो बिल्कुल सूखा पड़ा है और एक जगह क्या है बिल्कुल ही गीला, यानी कि नदी बनी पड़ी है, पानी लगातार बह रहा है और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या है, सूखा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारी शेयर करें। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो आपको जो मतलब आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा मिलेंगी और इसमें जो हमारी जो सीरीज चल रही है ये आपके और के लिए भी फायदेमंद होगी, जो कि आप किसी अन्य की भी मदद कर सकते हैं। आपका छोटा भाई बहन हो उसे भी सलाह दें कि इस सीरीज को ज्वाइन करे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।